स्टूडेंट, कैसे हैं? बढ़िया, सब रेगुलर आओ आप, ठीक है? सभी लोग स्टूडेंट। और क्योंकि तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, जो ये क्लास है सिर्फ तुम्हारी ही वजह से है। और अब अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट मुझे समझ रहे हैं, जैसे तुलसी भी अब रेगुलर आ रही है, तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, आज एक फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है कि सब लोग दुर्खीम को पढ़ लेते हैं, लेकिन जो उनकी थ्योरी है, सोशल फैक्ट, वो जल्दी से समझ में नहीं आती। किताब से इवन मैं अब तक भी पजल हो जाती हूँ जब सोशल फैक्ट को रिमाइंड करती हूँ। मैंने कहा कि ये वस्तु ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, फिर मैं कहती नहीं नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मैंने क्या बताया था, एग्जामिनर्स के फेवरेट टॉपिक्स रहते हैं दुर्खीम, कॉम्टे, स्पेंसर। ये ऐसे थिंकर्स हैं जो तुम्हें हर एग्जाम में अपनी प्रेजेंस का आभास दिला देंगे कि हम भी कुछ अपना रुतबा रखते हैं। दुर्खीम, कॉम्टे, स्पेंसर, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। तो आशा करती हूँ कल वाला हमारा जो दुर्खीम का बायोग्राफिकल स्केच है वो तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तुम वीडियो देख लेना श्रेया, उससे क्लियर हो जाएगा। और वीडियो से, जैसा कि तुमने मेरा स्टेटस देखा होगा, कल मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने तुमसे बताया था मेरा यूट्यूब चैनल पे मुझसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली, मतलब बहुत सारे स्टेट के स्टूडेंट जुड़े हैं। तो कल एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया, तो उसने जब लिखा तो मुझे जैसे बाछें खिल गई, मैं इतनी खुश हुई। क्योंकि कभी कभी मुझे लगता था कि मैं ना बहुत मेहनत करती हूँ, इतना आसान नहीं है ऑनलाइन वीडियो बनाना, फिर इनकी एडिटिंग, अपलोड में देखती रहती हूँ, एक एक दो दो घंटे में वीडियो जाके यूट्यूब पर यहाँ अपलोड हो पाती है। बहुत स्ट्रगल मुझे करना पड़ता है। और मेरा कोई मोनेटाइज तो है, पर मैं इतना सेटिंग वेटिंग में ध्यान नहीं देती। तो कुछ ऐसा ये मत सोचो बहुत अर्निंग हो रही है ये मैडम, मैं इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ। तो जब उसका मैसेज आया, मैडम मुझे आपके पढ़ने से 3 गोल्ड मेडल मिले, ऐसा लग रहा था मुझे मिले हो। एक टीचर की हैप्पीनेस उसी में छुपी है जब तुम सक्सेस होते हो। मैंने क्या कहा, जब मेरा एक स्टूडेंट सक्सेस होता है तो मुझे ऐसा फील होता है भगवान ने मुझे क्या दे दिया। तो समझना तुम सब मेरी संपत्ति हो, प्रॉपर्टी। मेरे पास कितने प्लॉट हैं? 1 2 3 4 5 6 7, अरे बाप रे, मैं तो बहुत अमीर हूं। तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एमाइल दुर्खीम की। जैसे कि मैंने बताया था, दुर्खीम का जन्म 1858 को फ्रांस के एपनल प्रांत में हुआ था। और शुरुआती उनकी जो शिक्षा थी वो वहीं हुई थी, लेकिन एमाइल दुर्खीम ने आगे चलकर शिक्षा के क्षेत्र में, खास तौर पर समाजशास्त्र को प्रतिस्थापित करने में, स्टैब्लिश करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आगे चलकर, जैसे मैंने तुम्हें कल उनकी कुछ किताबें बताई थी, ठीक है, पसीना आ जाता है, कुछ किताबें बताई थी, और ये भी बताया था कि दुर्खीम जो थे वो फर्स्ट प्रोफेसर थे सोशियोलॉजी के। कॉम्टे ने एस्टेब्लिश किया सोशियोलॉजी को, नो डाउट, लेकिन सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट और एज अ डिपार्टमेंट जो इंट्रोड्यूस कराया वो एमाइल दुर्खीम ने कराया था। तो एमाइल दुर्खीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आज हमने पढ़ने जा रहे हैं, बेटा तू कल नहीं आई थी ना, इसलिए पैट्रिक गेट्स बात के हैं, 1918 में वो बने थे। ये बन चुके थे 1893 में, और इवन 1902 में तो ये पेरिस तक में चले गए थे, पेरिस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो पिछली वीडियो देखेगी तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो एमाइल दुर्खीम का पढ़ने जा रहे हैं हम आज, सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य का सिद्धांत। वाइट नहीं, तो हम बात कर रहे थे एमाइल दुर्खीम की। दुर्खीम जो थे, एज अ सब्जेक्ट सोशियोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया ऑगस्ट कॉम्टे ने। कब किया? 1838 में। लेकिन अगर हम में से लेकिन ऑगस्ट कॉम्टे या स्पेंसर जो थे वो क्या कहते थे, समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र की जो सब्जेक्ट मैटर है वो सभी सब्जेक्ट को मिलाकर बनती है। जबकि दुर्खीम कहते थे कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। स्वतंत्र मतलब उसका अपना एक अस्तित्व है, वो किसी से संबंधित नहीं है।
तो समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान स्थापित करने में एमाइल दुर्खिम ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ मैंने बताया भी है 1858 में आपका जन्म हुआ था और समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है एमाइल दुर्खिम को। आपने अपनी पुस्तक एक जो अपनी किताब लिखी थी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो कि द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में जो कि 1895 में प्रकाशित हुई थी, उस किताब में सबसे पहले आपने सामाजिक तथ्य को समझाया, यानी सोशल फैक्ट को समझाया। और किस वे में समझाया? समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है, समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है, अलग अलग समाजशास्त्री उसे अलग अलग मानते हैं। सब्जेक्ट मैटर किसे कहते हैं? विषय वस्तु। किस किस विषय का अध्ययन उस विषय के अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर। तो दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को माना सामाजिक तथ्य, जो सामाजिक तथ्य थी उसे समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना। थोड़ा कठिन है, आज थोड़े आंख कान सब खोल के बैठना। तो उन्होंने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड जो कि 1895 में प्रकाशित हुई थी, सोशल फैक्ट, इसकी संकल्पना प्रस्तुत की थी। और ये किस लिए की थी? उन्होंने ये कहा था समाजशास्त्र का अध्ययन तभी संभव है, ये तभी पॉसिबल है जब उसका अपना स्वतंत्र अध्ययन वस्तु, जो मैंने अभी अभी बताया, अपनी इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट मैटर, अपनी एक स्वतंत्र अध्ययन वस्तु हो, सब्जेक्ट मैटर हो। और यह अध्ययन वस्तु समाजशास्त्र की क्या है? सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य। दुर्खिम टोटली इस पे ध्यान देते थे कि समाजशास्त्र जो है उसकी जो अध्ययन वस्तु होगी, यानी अध्ययन वस्तु किसे कहते हैं? किस विषय के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है। यहां थोड़ा सा इसको डिफाइन करूंगी। केमिस्ट्री की जो अध्ययन वस्तु है, केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है? केमिकल्स, केमिकल रिएक्शंस। फिजिक्स का सब्जेक्ट मैटर या वो अध्ययन वस्तु वो है भौतिक इकाइयां, भार, ताप, जिससे हम तोलते हैं, नापते हैं, ये सब इकाइयां। इसी प्रकार एमाइल दुर्खिम ने बोला जो समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, वो क्या है? सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य। दिमाग खोल के बैठो, आंखें खोल के बैठो। इसी प्रकार दुर्खिम ने समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु, सब्जेक्ट मैटर बताया, सोशल फैक्ट को यानी सामाजिक तथ्य को। अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है, ये सामाजिक तथ्य क्या है, सोशल फैक्ट? क्योंकि दुर्खिम कहते हैं कि इन्हें वस्तु की तरह समझना चाहिए। वस्तु ये पेन की तरह समझे हम, या टेबल की तरह समझे। फिर वो कहते हैं ये हमें कंट्रोल भी करती है। पेन हमें क्या कंट्रोल करेगा? मतलब एक जेन्युइनली क्वेश्चन उठने चाहिए दिमाग में। अभी हम दुर्खिम को आगे पढ़ेंगे। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को परिभाषित करने हुए बताया है कि सबसे पहले उन्होंने ये सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताया कि जैसे मनोविज्ञान है, प्राणी शास्त्र है, इनके अंतर्गत बहुत सारी चीजें जैसे सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संबंध या सामाजिक तथ्य, इनका अध्ययन नहीं किया जाता। इनका अध्ययन सिर्फ और सिर्फ समाजशास्त्र में किया जाता है। यहां मैंने मेंशन भी किया है, समाज में पाए जाने वाले कुछ विशेष प्रकार के तथ्यों की व्याख्या ना तो मनोविज्ञान कर सकता है, ना प्राणी शास्त्र, ना भौतिक शास्त्र द्वारा संभव नहीं है। कि ऐसे बिहेवियर, ऐसे सोशल फैक्ट जिनका अध्ययन ना तो प्राणी शास्त्र में, बायोलॉजी में, ठीक है, ना ही भौतिक शास्त्र में, फिजिक्स में, और ना ही मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में पॉसिबल ही नहीं है। उनका अध्ययन संभव है सिर्फ और सिर्फ समाजशास्त्र में, सोशियोलॉजी में। तब वो सोशल फैक्ट के बारे में बताते हैं। दुर्खिम ने इसी प्रकार समाज के तथ्यों को सामाजिक तथ्य माना कि जिनका अध्ययन ना तो मनोविज्ञान में हो सकता है, ना जीव विज्ञान में, ना भौतिक विज्ञान में। उसको दुर्खिम ने क्या माना? उन तथ्यों को सामाजिक तथ्य। क्यों माना? क्योंकि उनका अध्ययन पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य व्यवहार। अब ये सामाजिक तथ्य है क्या? तो दुर्खिम कहते हैं जो ये सामाजिक तथ्य हैं, व्यवहार है, जो हम व्यवहार करते हैं, विचार है,
जो हमारे मन में उगते हैं, व्यवहार के तरीके हैं, और इसी प्रकार क्रिया मतलब एक्टिंग या एक्शन। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य व्यवहार यानी विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप से संभव है और जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित या बाध्य करते हैं। देखिए, सामाजिक तथ्य, सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये ही है, समझना ये है व्हाट इज सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य क्या है। तो यहां दुर्खीम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य है व्यवहार, या तो हमारा सोचने का तरीका, हमारे व्यवहार का तरीका, हमारा अनुभव एक्सपीरियंस, हमारे एक्शन क्रिया। अब तुम कहोगे मैडम हम पूजा कर रहे हैं तो ये सोशल फैक्ट है, तो मैं कहूंगी हाँ ये सोशल फैक्ट है। ध्यान देना, उन्होंने एक दूसरी लाइन में बोला जिसका निरीक्षण, निरीक्षण मतलब कहते हैं जिसको हम जांच सके, निरीक्षण मतलब कहते हैं एक तरह से अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन, देख सके, जांच कर सके, वस्तुनिष्ठ रूप में संभव है। ऑब्जेक्टिविटी किसे कहते हैं हिंदी में? वस्तुनिष्ठता, किसी को पता है? हर एक शब्दों पे, समाजशास्त्र पढ़ रहे हो तो तुम्हें एक एक शब्दों पे ध्यान देना होगा। वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव, इसको मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ क्योंकि मैं खुद भी एग्जाम्पल से समझ पाती हूँ। जो घटना जिस रूप में घटित होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी श्रेया ने बताया उनके गांव के घर में पानी आ गया, ठीक है, और वो वहां पर सामान शिफ्ट करने गए थे क्योंकि उनका घर टूट गया है। ये है वस्तुनिष्ठता, जो घटना जैसे घटित हुई इसने ठीक उसी रूप से बता दिया। और यदि ये कहीं घूमने जाती और बताती मैम मैं तो ऐसे गई थी, और वो होता सब्जेक्टिविटी, व्यक्तिनिष्ठता। ध्यान दो, दो टाइप होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता। मैं हर एक शब्द को तुम्हें समझाना चाहती हूँ सॉरी, क्योंकि सोशियोलॉजी में ये टर्म्स बार बार आएंगी, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी। तो आज तुम्हें यहां इस क्लासरूम में इनका मतलब पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं जो जैसा होता है ठीक उसी तरीके से उसको डिफाइन कर देना, बिल्कुल ट्रू, सत्य चीजें, वो हुई ऑब्जेक्टिविटी। लेकिन जहां हम अपने व्यक्तिगत विचारों को, जैसे मैम हमारे हुआ तो थोड़ा सा है और इसने किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति कहते हैं ना हिंदी में, किसी चीज की अतिशयोक्ति कर देना, ठीक है, तो उसे कहते हैं व्यक्तिनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी। जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों को किसी चीज में मिला देता है, किसी घटना के पीछे छुपा देता है। तो दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य उन्हें ही बोला जिनका निरीक्षण कर सके, मतलब जो प्रामाणिक हो। खास तौर पर सुनो, निरीक्षण मतलब जो हमारे सामने प्रामाणिक हो और जिसमें ऑब्जेक्टिविटी हो, जो सत्य हो, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव रूप में संभव है और जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से, व्यक्ति को मतलब जो ये सामाजिक तथ्य होते हैं कहीं ना कहीं हमारे व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं, हमारे को नियंत्रित करते हैं। जैसे तुमने अक्सर देखा होगा, मैं अब फीमेल्स जैसे तुम सब लोग हो, मैं भी बीइंग अ फीमेल, कई बार हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, अपने पहनावे का, घर से बाहर जाते हुए कि हमने पहनावा ठीक पहना है ना, कुछ ऐसा तो नहीं देखने में अजीब अजीब लग रहा हो। इसी प्रकार हमारा व्यवहार, तुम ऐसा तो नहीं, मैं रात के 12 बजे मम्मी मैं वॉकिंग पे जा रही हूँ, वो कोई टाइम नहीं है। तुम्हें पता है क्राइम रेट रात में क्या होता है, तो ये हमें अपनी लिमिटेशंस पता है। तो सामाजिक तथ्य व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। कहने का मतलब वो नियम जिनके ऊपर हम चल रहे हैं, चाहे उन्हें कानून के कह लो, चाहे हम देखो कहीं किसी पुलिस में या किसी हमारी सरकार ने ये कहीं नहीं कहा है कि हमें रात को बाहर नहीं निकलना है। कहीं कानून में दिया है कि लड़कियां 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेंगी, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे घर परिवार में ये बोला गया है कि बेटा शाम, मम्मी अक्सर जब हम कहीं जाते हैं, बेटा शाम होने से पहले घर हो जाना। उनके मन में आशंका लगी रहती है और हमारी मम्मी का ये व्यवहार हमारे लिए बाध्य है। हम टाइम देखते रहते हैं, यार अब तो मैं जा रही हूँ, मेरी मम्मी इंतजार कर रही होगी, या फिर हम कोशिश करते हैं मम्मी बस मैं 10 मिनट में पहुंच गई, आ ही रही हूँ, रास्ते में हूँ।
तो सामाजिक तथ्य, मैं तुम्हें बहुत इजी एग्जांपल से समझा रही हूं। सामाजिक तथ्य व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करते हैं। आगे चलते हैं और तुम्हें डिफाइन हो जाएगा। और यकीन मानो आगे कभी मैं ऐसा भी करूंगी, तुम्हें कोई टॉपिक दूंगी और कहूंगी किताब से पढ़ के आओ, तब मैं उसको पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये किताब से नहीं समझ में आएगा। पूरी किताब पढ़ लोगे तुम यही नहीं समझ पाओगे सामाजिक तथ्य है क्या, किस चीज को कहते हैं, और ये दुर्खीम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो ध्यान देना, सामाजिक तथ्य जिनका निरीक्षण हो सके, जो ऑब्जेक्टिव हो, सत्य हो, और कहीं ना कहीं हमें विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। आगे चलते हैं। कोई भी व्यवहार या विचार या अनुभव या जो क्रिया होती है, दुर्खीम कहते हैं, जो हमारे सामाजिक जीवन से संबंधित है। कोई भी अनुभव, विचार, क्रिया, क्रिया मतलब एक्शन, हम कोई भी काम कर रहे हो जो हमारे सामाजिक जीवन से संबंधित है, वो सामाजिक तथ्य मानी जाएगी। वो सामाजिक तथ्य मानी जाएगी बशर्ते उसका निरीक्षण संभव हो, वो ऑब्जेक्टिविटी में आती हो, बशर्ते उस विचार, अनुभव, क्रिया वास्तविक रूप से निरीक्षण परीक्षण हो सकता हो। फिर वही बात वो रिपीट कर रहे हैं, कोई भी सामाजिक क्रिया चाहे कोई भी हो, वो सामाजिक, हम पूजा कर रहे हैं, मैंने अभी अभी कहा हम अपने देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, तो वो सोशल फैक्ट यानी सामाजिक तथ्य माना जाएगा। क्योंकि पूजा करना, फूलों को अर्पित करना, मंत्रोच्चारण करना। किसी ने पूछा कि तनु तुम किस चीज की पूजा कर रही हो, तो मैं बोलूंगी मैंने शिव जी भगवान की पूजा की है, तीज का व्रत है, तो इसमें शिव, गौरा, पार्वती की मतलब गौरा और शिव की पूजा की जाती है। और कौन कौन से मंत्रों का इस्तेमाल किया, मैंने कहा इसके पीछे एक कहानी भी है, निरीक्षण परीक्षण, और वो ऑब्जेक्टिव है, फैक्ट है। फिर कोई कहता है क्या ईश्वर भी सामाजिक तथ्य है, क्या ईश्वर भी सामाजिक तथ्य है, तो मैं यहां कहूंगी नहीं, ईश्वर सामाजिक तथ्य नहीं है, वो हमारे अंदर की विचारधारा है, लेकिन वो निरीक्षण नहीं की जा सकती। क्या हम कहेंगे अच्छा अगर ईश्वर सामाजिक तथ्य है तो बुलाओ अपने ईश्वर को यहाँ पर, हम भी देखें, हम भी मिले उनसे आज, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन यदि मैं पूजा कर रही हूँ, कोई मुझसे कहानी पूछे तो मैं कहूंगी इस किताब में लिखी है, यहाँ इसका वर्णन है, और ये रे मूर्ति जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, ये है सामग्री जिनसे मैं पूजा कर रही हूँ। मेरी हर एक बात को बहुत ध्यान से समझो। सोशल फैक्ट क्या है, सोशल फैक्ट उन्होंने कहा है अनुभव, विचार, सब कुछ है, लेकिन जिनका निरीक्षण हो सके, परीक्षण हो सके, जो ऑब्जेक्टिव हो, सत्य हो। ठीक है, तो सामाजिक जीवन से संबंधित है, सामाजिक तथ्य माना जाएगा बशर्ते कि उस अनुभव, विचार, क्रिया वास्तविक रूप से निरीक्षण या परीक्षण करने के योग्य है। और इसी लाइन को मैंने लिखा है, इस रूप में ईश्वर सामाजिक तथ्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह वास्तविक निरीक्षण से परे है। ईश्वर को सामाजिक तथ्य नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ईश्वर का निरीक्षण, अगर विभिन्न धर्मों की बात करें तो वो कहते हैं चलो मैं अपने शिव जी को बुला रहा हूं, तुम अपने अल्लाह को बुलाओ, तुम अपने जीसस क्राइस्ट को बुलाओ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी पे हम चल रहे हैं। समझिए, धर्म क्या है, धर्म नियमों की व्यवस्था है, एक तरह से आइडियोलॉजी है, विचारधारा। हमारे धर्म में कहा गया है ऐसे तीज करो, तिहार करो, और वो सभी के धर्मों में है, तो वो आइडियोलॉजी हम लेके आ रहे हैं, तो वो आइडियोलॉजी जो होती है वो सामाजिक तथ्य हो सकती है। ध्यान देना, ईश्वर सोशल फैक्ट नहीं है, आइडियोलॉजी जो उनकी विचारधारा है, क्योंकि वो धार्मिक ग्रंथों में, बाइबल में लिखा हुआ है, तो उसे हम किसी, अगर हम कोई कहे तो हम कहेंगे बाइबल के पेज नंबर 393 पे जाना, आपको ये मिल जाएगा। वो कहेंगे कि इस आइडियोलॉजी के आप क्यों फॉलो करते हैं, कि भगवान राम थे, तो मैं कहूंगी रामचरितमानस में इसका उल्लेख है। कोई कहेगा कि भगवान राम सामाजिक तथ्य है, तो मैं कहूंगी नहीं, सामाजिक तथ्य नहीं है। तो फिर अयोध्या सामाजिक तथ्य है सामाजिक तथ्य। क्यों है, क्योंकि अयोध्या है, वहां प्रमाण है, मंदिर, सरयू नदी का जिसका उल्लेख है, जिस सरयू नदी की बात करते हैं हम, उसी सरयू नदी में बाद में सबसे लास्ट में भगवान राम वहीं को ऊपर, मतलब कहते हैं ना गमन गए थे, कौन सा घाट कहते हैं भूल गई, मैं गई थी अयोध्या, तो वहां मैंने सारी स्टोरी सुनी थी। तो अयोध्या सामाजिक तथ्य है, लेकिन भगवान राम सोशल फैक्ट नहीं है।
तो मैं कोशिश करती हूँ, ये इसका उल्लेख कहीं किताब में नहीं मिलेगा तुम्हें, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं थ्योरी पढ़ाऊं तुम्हें रेलेवेंट एग्जाम्पल से पढ़ाऊं, जिससे तुम इजिली समझ में आ जाए। तो ध्यान रखना, मैं तुम्हें बहुत मन से पढ़ाती हूँ जिसे कहते हो। तो जैसे मैं तुम्हें बता भी रही थी कल उस बच्चे का जब एग्जाम्पल, मैं बहुत दिन से बहुत थक जा रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। रीजन है वो ये जो पीपीटी टाइप करनी पड़ती है ना, कुछ तो एआई से करती हूं मैं, लेकिन एआई से वो सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। मुझे 2 से 3 घंटे पीपीटी बनाने में लग जा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सही कर रही हूँ क्या, बहुत थक भी जा रही हूँ। और अपने सारे काम मैंने साइड में कर रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर लिखना है। फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार, मेरे बच्चे इससे उनको बेनिफिट, ऐसे ही सोच ही रही थी अचानक से। मेरे को भगवान में बहुत श्रद्धा है, ईश्वर में अपने, ठीक है। तो मैं सोच ही रही थी, तभी उसका मैसेज देखा तो मन प्रसन्न हो गया। फिर मैं सोचती हूँ कि पुरुषार्थ कहते हैं ना हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि जो हम अपना कार्य करते हैं ये मेरा पुरुषार्थ सार्थक हो रहा है। सार्थक हो रहा है मतलब जो मैं कार्य कर रही हूँ उसके परिणाम आ रहे हैं। परिणाम, मुझे परिणाम जरूरी नहीं है रुपया पैसा के रूप में आए, कि मेरे पास 1 लाख रुपए अकाउंट में आए तभी मुझे खुशी होगी। नहीं, ध्यान देना, खुशियां सिर्फ पैसों में नहीं छुपी होती। हाँ, एक लिमिट तक होता है। पैसा भी ऐसा, मैं ये नहीं कहती हूँ हम भगवान है, पैसा हमारे लिए मैटर नहीं करता, और हम ये एक लिमिट तक तो करता है। कि मैंने भी मेहनत की है। या बचपन में मैं तुमसे अपना वो बताती हूँ, सपने में मैं कार चलाती थी बचपन में, और मैं सोचती थी मैं भी कैसे अजीब सपने देखती हूँ, ये तो कभी पूरा ही नहीं होगा। सच में ये फैक्ट था। मैं सुबह उठ के अपनी मम्मी से बोलती हूँ, तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे अप्रिशिएट, मम्मी कह रही होगा होगा पढ़ पढ़, ऐसा नहीं है, सपने सच होते हैं। तो मैंने ये सोचा हाँ अरे सपने तो सच होते हैं। तुमसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि एक लेवल तक, एक लिमिट तक पैसा मैटर करता है। जो मैं मेहनत कर रही हूँ, जो मेरी सैलरी 1 तारीख को अकाउंट में आती है, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। लेकिन जो मुझे ये मैसेज आते हैं इससे मुझे आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि जो मैं वेतन ले रही हूं उसका मैं सही से अपना पुरुषार्थ पूरा कर रही हूं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देखती हूं, मैं भ्रष्टाचार के बहुत अगेंस्ट हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है ईश्वर तुम्हारी मेहनत को दिन दुगना और रात चौगुना कर देगा उसी को। ठीक है, मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ सैलरी आने के बाद भी वो ये सोचते हैं कि मुझे यहां से मिल जाए, इस गलत तरीके से कमा लूं, और वो कमा भी लेता है, लेकिन उसको ये नहीं पता वो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होगा। जिस वो जमीन को खरीदने जा रहा है, पता चल रहा वो 1 करोड़ की जमीन खरीद रहा है, कहां से, इधर उधर के लोगों के पैसों से मेहनत करके जाएगा, वही जमीन उसकी सैलरी के 10 लाख में मिल जाएगी। और ये मेरा बहुत बड़ा आजमाया हुआ फॉर्मूला है। ईश्वर ईमानदारी को हमेशा सराहता है, इसलिए तुम मेरे स्टूडेंट हो, इस बात को ध्यान रखना, मेहनत के पैसों को कभी मत छोड़ना। वो तुम्हारा राइट है, अपनी वेतन अपना मेहनत ये तुम्हारा राइट है, और उससे अपनी जिंदगी को जियो, अपने सपनों को पूरा करो, और वो तुम्हें डे बाय डे इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर तुम गलत तरीकों पे जाओगे, गलत तरीके से कमाने की कोशिश करेंगे, वो तुम्हें डे बाय डे डिक्रीज करेगा। भले ही तुम्हारे खजाने भर जाएंगे तुम सोचोगे, लेकिन वो गलत तरीके से तुम्हारी बीमारी पर, गलत जगह। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, अपने ही साथ के कुछ प्रोफेसर्स को देखा है। एक प्रोफेसर जिसकी बेटी बिना किसी पैसे के नीट की तैयारी करके मात्र 50,000 में एडमिशन हो गया, और एक प्रोफेसर 90 लाख में जाके अपनी लड़की का मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा के आए। तो मेरी नजर में उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, और मैं सल्यूट करती हूँ जिन्होंने ईमानदारी पे चल के अपने 50,000 में लड़की को पढ़ाया। तो याद रखना, आपकी मेहनत, लगन, ईमानदारी, इसका प्रतिफल भगवान जरूर देता है। और तुम्हें क्यों बता रही हूं, क्योंकि ईमानदारी से मेहनत करो। जो ये पढ़ रहे हो ना, इसमें भी ईमानदारी चाहिए, बेईमानी मत करना। आज नहीं कल पढ़ लेंगे, अरे नोट्स नहीं बनाते। जिस दिन तुमने अपनी किताबों के साथ, अपनी कॉपियों के साथ ईमानदारी करनी शुरू कर दी, देखना तुम्हें कितना अच्छा फल मिलेगा। और मैं चूंकि इसी नियमों पे चलकर यहां खड़ी हूं, तो तुमसे यही साझा करती हूं और हमेशा करती रहूंगी। आगे चलते हैं। हाँ, हाँ, हाँ।
विचार जो प्रामाणिक हो। विचार कैसे? जैसे मेरा विचार आया कि इस पौधे से और इस पौधे से मिलाकर एक तीसरा पौधा बन सकता है, मेरा आइडियोलॉजी आई बैठे बैठे दिमाग में। फिर मैंने ग्राफ्टिंग की, दोनों की कलमों को लिया, मिलाया, मिट्टी में गाड़ा, देखा कुछ दिन बाद तो उसमें पत्तियां आ गई। आइडियोलॉजी सिर्फ सोचने से नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन से होती है। सिर्फ बैठे बैठे सोचना ही नहीं कि मैं आसमान में घोड़ा ले जा सकती हूँ, है ना, बादल के ऊपर ले जा सकती हूँ, वो आइडियोलॉजी नहीं। आइडियोलॉजी वही जो प्रामाणिक हो। आज सोशल फैक्ट, व्यवहार, विचार करने के तरीके, अभी आगे भी बताऊंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कोमल तुमने, और ये मैं आगे बताऊंगी। और मैं सोची थी तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है ये बात, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी सेम क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि एक तरफ तो दुर्खीम कह रहे हैं कि विचार, अनुभव, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, ये सब सोशल फैक्ट है, तो ये निरीक्षण कैसे करें हम, तो ईश्वर सोशल फैक्ट क्यों नहीं है। तब मुझे समझ में आया अनुभव मतलब, जैसे मुझे पहाड़ों पे कार चला के ये अनुभव हो गया कि कार को हमेशा राइट डायरेक्शन, अपने साइड दबा के रखो, एक्सीडेंट नहीं हो सकता। इसका निरीक्षण किया जा सकता है। कार को मैं उधर ले जाऊंगी तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट होने की संभावनाएं है। अनुभव भी वही, एक्सपीरियंस किसे कहते हैं, जिन्हें हम अनुभव बैठे बैठे सोते सोते नहीं, सपने में कि हमने सपनों में अनुभव कर रहे हैं हम रसगुल्ले खा रहे हैं, ये सोशल फैक्ट नहीं है। अनुभव कहते हैं एक्सपीरियंसेस, जो हम ठोकर खा के गिरते हैं। परीक्षा में हम लिख के आए, हमें लग रहा था हम तो फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे, जब रिजल्ट आया तो हम नहीं आए, तो हमने देखा हमने यहाँ कमी की है, और हमारा अनुभव यानी मेरे एक्सपीरियंस ने बताया आगामी परीक्षाओं में मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। तो मेरे एक्सपीरियंस ने बताया कि जब मैंने वो गलती नहीं दोहराई तो मुझे सफलता मिल गई। निरीक्षण किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है, ठीक है बेटा। तो वो इसी रूप में उन्होंने कहा है ईश्वर को सामाजिक तथ्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह वास्तविक निरीक्षण से परे है। आइडियोलॉजी को कहा जा सकता है। आइडियोलॉजी को, जैसे वो बहस का मुद्दा अभी उस पे ग्रुप डिस्कशन होगा, वही आइडियोलॉजी की बात आ गई कि जब आज हम वैज्ञानिक साइंटिफिक स्टेज की बात कर रहे हैं, मंदिर क्यों खुले हैं, गुरुद्वारे क्यों बने हैं, क्यों हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर दुर्खीम सोशल फैक्ट को और आगे तुम्हें बताते हैं, इसको थोड़ा सा बताऊंगी। कोई भी सिद्धांत अथवा नियम या ईश्वर से संबंधित पूजा, प्रार्थना या आराधना जिसमें दुर्खीम का टोटमवाद, मैंने बताया था ना हल्का सा, दुर्खीम का टोटमवाद भी सम्मिलित है, सामाजिक तथ्य कहा जाएगा क्योंकि उनका वास्तविक निरीक्षण संभव है। यहां पे तेरा थोड़ा सा आंसर आ रहा है, अभी आगे भी आएगा कि कोई भी सिद्धांत या नियम जो ईश्वर से संबंधित है, जैसे पूजा, मैंने अभी भी कहा ना, हम मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वाहा, गायत्री मंत्र ही पढ़ रहे हैं। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? हाँ, अग्नि को भी, अग्नि मतलब जब हवन करते हैं तो गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो ये सामाजिक तथ्य हैं क्योंकि इनका हम निरीक्षण कर सकते हैं। इवन दुर्खीम का टोटम बात भी सामाजिक तथ्य है। टोटम क्या है? कोई पेड़, पशु, पौधा, गाय, कुछ भी हो सकता है। हर ट्राइब का मैंने बताया था ना एक टोटम होता है, टोटम मतलब चिन्ह, तो वो भी सामाजिक तथ्य है क्योंकि उनका क्या कर सकते हैं हम, उनका निरीक्षण संभव है, इसलिए उन्हें सामाजिक तथ्य कहा गया है। सामाजिक तथ्य बार बार रिपीट कर रही हूं, व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। वहीं ये दुर्खीम ने कहा है सामाजिक तथ्य एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। इस अर्थ में जो हमारी जो लोक कथाएं हैं, इस अर्थ में हमारी भाषा, लोक कथाएं, धार्मिक विश्वास, क्रियाएं मतलब मंत्रोच्चारण करना, कार्य करना, पंडित जी ने मंत्रोच्चारण करे स्वाहा स्वाहा, ये क्रियाएं भी सामाजिक तथ्य हैं। व्यवसायिक नियम, जो व्यवसाय में कि ब्याज लेना बुरी बात नहीं है, मैं अपने पैसों पे, जैसे मैंने बैंक में पैसे जमा किए, आरडी में किए, उसके बदले 3 साल बाद मुझे मेरा पैसा कुछ बढ़कर मिल रहा है, तो वो भी व्यवसायिक नियम, नैतिक नियम आदि सामाजिक तथ्यों के उदाहरण हैं क्योंकि इन सभी का निरीक्षण परीक्षण संभव है,
क्योंकि ये व्यक्ति से बाहर की वस्तु है, साथ ही ये व्यक्ति के व्यवहारों पर दबाव भी डालते हैं। पूजा, अब तुम कहोगे पूजा हमारे व्यवहारों पर दबाव क्यों डाल रहे हैं? कहां डालते हैं? नहीं मैडम, पूजा हमारे डालती है कोई? पूजा पाठ फिर ये क्यों कहा जाता है जब पूजा चल रही है बाहर का मत खाना, इतने दिन तुम बाहर का नहीं खाओगे, ठीक है? सावन चल रहे हैं, नॉनवेज नहीं खाना, नवरात्रे आएंगे, प्याज नहीं बनेगा घर में। तो ये दबाव, ये क्या है? सामाजिक तथ्य है जो हमारे व्यवहारों पर दबाव डालते हैं, ठीक है? और ये व्यक्ति के व्यवहारों पर दबाव डालते हैं। इसलिए ने दुर्खीम ने जब पूजा हो, धार्मिक नियम, नैतिक नियम, लोक कथाएं, गाथाएं, इन सबको सामाजिक तथ्य बताया है, पर ईश्वर को नहीं बताया है, क्योंकि ईश्वर दिखाई नहीं देता, हम प्रमाणित नहीं कर सकते। तुम कहोगे क्यों, चलो मंदिर में, फिर मैं कहूंगी हे ईश्वर मुझे 1 करोड़ रुपए दे दे, तो वो प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ईश्वर कहेगा मैं पागल हूं या तू पागल है, बिना मेहनत करे तो नहीं मिलेगा। हाँ देखो, आइडियोलॉजी, विचारधारा उनकी होती है, और कुछ चीजों को तो साइंस ने भी मना किया है, लेकिन कुछ चीजों को साइंस ने भी माना है। और वो मैं तुम्हें कुछ ऐसे उदाहरण, ऐसे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से बताऊंगी कि वास्तव में होता है। पहले कहा जाता था धर्म, ये आत्मा, ये कुछ नहीं होती। फिर साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उनकी आगे हम जब पढ़ेंगे या किसी दिन बैठ के चर्चा करेंगे विद एग्जाम्पल, तुम्हें मैं बताऊंगी, ठीक है? तो ये होता है कि नहीं, लिमिटेशन तो होता है, और सबसे बड़ा होता है विश्वास। देखो विश्वास तू मानती है, पर मैं इस चीज को नहीं मानती, विश्वास। लेकिन वहीं आज यदि तुम बंगलोर के इसरो के और अन्य स्पेस सेंटर में चले जाओ, और इवन कल शाह सर से जब मैं डिस्कस कर रही थी तो वो बता रहे थे नासा, अमेरिका के नासा में नटराज की प्रतिमा लगी है, कोमल बैठी थी। तो व्हाट इज दिस? जब हम साइंस को मानते हैं तो नटराज की प्रतिमा क्यों है? नटराज की प्रतिमा का मतलब जानते हो? भगवान का प्रतिस्वरूप, है ना? तो ये सब वही बात होती है। ऑक्सीजन, देखो हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है? पानी, ठीक है? पानी सामाजिक तथ्य है, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन इस लड़की ने पूछा। जो चीज निरीक्षण करी जा सके, ठीक है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से पानी बनता है, पानी का निरीक्षण संभव है, लेकिन पानी को हम साइंटिफिक तरीके से अलग करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं बना सकते। तो ध्यान देना, तो पानी जो है वो सामाजिक तथ्य है, क्योंकि उसको निरीक्षण किया जा सकता है, पानी के रूप में किया जा सकता है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। हाँ पूछो। नहीं, मैंने तुमसे क्या कहा, यही तो आज आके संपूर्ण विश्व वो हो गया है कि जहां दुर्खीम ने भी, कॉम्टे को कहा गया कि प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता सबसे कम प्रत्यक्षवादी हैं, क्योंकि उन्हें प्रत्यक्षवाद के साथ साथ धर्म की भी बात की है। ऐसा नहीं है धर्म, तभी तो मैंने बोला था कि एक साइंटिस्ट, एक बहुत बड़ा सर्जन, डॉक्टर जब भी अपने ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में जाता है, सबसे पहले वो भगवान के आगे हाथ जोड़ता है। ऐसा क्यों है? वो तो इतना बड़ा डॉक्टर है, उसे क्या भगवान की जरूरत है? वो तो खुद लोग उसे भगवान मानते हैं, लेकिन वो भगवान को मानता है। रीजन मैं बताऊंगी तुम्हें उसके पीछे का, ऐसे थोड़ी ना अपने सीक्रेट खोल दूंगी। सामाजिक तथ्य की परिभाषा दुर्खीम ने दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सामाजिक तथ्य को परिभाषित करते हुए दुर्खीम ने कहा है कि सामाजिक तथ्य वह तरीके, आचरण, नियम और मूल्य हैं, तरीके, आचरण, नियम और मूल्य हैं जो व्यक्ति के भार होते हैं, भार मतलब भार होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, और व्यक्ति पर बाध्यकारी शक्ति डालते हैं। अब तुम कहोगे अभी तो आपने अनुभव बोला, अनुभव तो अंदर होते हैं, पर अनुभव को हम प्रमाणित तो करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को। अनुभव ही तो हमें सिखाता है कि हमने ये गलती कर दी, दूध निकल गया क्योंकि मैं गैस के पास से चली गई थी, अब मैं दूध में उबाल वहीं देके खड़ी हो जाऊंगी, बाई चांस मैंने मोबाइल में देखा फिर दूध निकल गया। तो अनुभव हमारे
तरीके, आचरण, नियम और मूल्य हैं जो व्यक्ति के भार होते हैं और व्यक्ति पर बाध्यकारी होते हैं। हम मतलब हमें पालन करना ही करना है, हमसे ये अपेक्षा की जाती है, जो ये नियम है, आचरण के तरीके हैं, ये हम इनका पालन करें। अगर हम नहीं करते तो हमारी अवहेलना की जाती है, कई बार उपहास, हाँ, देखो इसको कुछ नहीं आता। या कानून भी सामाजिक तथ्य हैं। अगर हम चोरी करते हैं, अपराध करते हैं तो क्या होगा, हमें जेल, सजा, दंड। ठीक है, सरल शब्दों में भी मैंने इसको डिफाइन किया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, कि सरल शब्दों में सामाजिक तथ्य वे भारी और बाध्यकारी नियम, ध्यान देना, सामाजिक तथ्य भारी मतलब एक्सटर्नल, बाध्यकारी मतलब जिनका हमसे अपेक्षा की जाती है कि पालन करना ही करना है, वे नियम, रीति रिवाज, परंपराएं और संस्थाएं हैं जिनका पालन व्यक्ति को करना ही पड़ता है, अन्यथा उसे समाज द्वारा दंडित या तिरस्कृत, जैसे उपहास करना, कई बार हंसी मजाक में ये क्या कपड़े पहन लिए, हो, पूजा में कोई ऐसे कपड़े पहनता है, तिरस्कृत, उसे दंडित किया जाता है या तिरस्कृत किया जाता है। जाइए, आप मंदिर में नहीं आएंगे इस तरह की शालीन कपड़े पहन के, तुम अगर साउथ में जाओगे तो वहां पे वहीं के वस्त्र दिए जाते हैं पहनने के लिए मंदिर में, आप अपने ये सब वस्त्र पहन के नहीं जा सकते। तो सामाजिक तथ्य वे भारी और बाध्यकारी नियम हैं, वो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, संस्थाएं हैं जिनका पालन व्यक्ति को करना ही पड़ता है, अन्यथा उसे समाज द्वारा दंडित या तिरस्कृत किया जाता है। समझ में आया? आगे चलते हैं। सामाजिक तथ्यों की कुछ स्पेशल मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या? बाह्यत्व, बाह्यता इसको बोलते हैं, एक्सटर्नलिटी, बाह्यता, बाह्य रूप से प्रकट होते हैं। ठीक है, बाह्यता किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है सामाजिक तथ्य, और ऐसा नहीं है जैसे ये एक्सटर्निटी है वो इंटरनिटी भी अभी आएगा था, मतलब बताऊंगी तुम्हें। सामाजिक तथ्य, ये क्या हुआ, साड़ी लगी है, मैं सोचती हूँ मेरी वीडियो में एडिटिंग कम से कम हो, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सामाजिक तथ्य व्यक्ति के बाहर से मौजूद होते हैं, जैसे हमारी भाषा। एक बात सुनो, अब तुम कहोगे भाषा कैसे? अगर भाषा तुम नहीं जानते, क्या तुम सामने वाले आपको अपनी बात समझा पाओगे? कुछ देर तक इशारों से समझा दो तुम, तो वो समझ जाएगा इसको पानी चाहिए, लेकिन हर टाइम आपकी हर बात नहीं समझेगा, है ना? तो भाषा, धर्म, कानून आदि व्यक्ति के जन्म से पहले से मौजूद रहते हैं, और ये सब क्या है? बाध्यकारी होते हैं। बचपन में ही हमारे घर में हमें भाषा सिखाई जाती है, मम्मी अरे बेटा गोलू गोलू गोलू, इधर 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 आ, हाँ बैठ मत बैठ जल्दी आ, तो बच्चा भी समझ गया, कुछ इशारे हो रहे, आ का मतलब आना। ठीक है, तो भाषा, धर्म, कानून आदि व्यक्ति के जन्म से पहले मौजूद रहते हैं। इनको दुर्खीम ने सोशल फैक्ट बोला, और इसे डिफाइन करती हूं, किसको? बाह्यता को। बाह्यता का अर्थ है कि सामाजिक घटनाएं, जितना भी सोशल फिनोमिना होता है, हमारी जितनी भी सोशल सामाजिक घटनाएं होती है, तथ्यों का निर्माण तो समाज के सदस्यों द्वारा ही होता है। देखिए, ये नियम, कानून, धार्मिक विश्वास किसने बनाए हैं? हम ही मनुष्यों ने। और कौन पालन करता है? हम ही मनुष्य। ध्यान देना, इसको वो बहुत अच्छे से समझाएंगे। इसे एक्सटर्निटी क्यों कहा जाता है, बाह्यता क्यों कहा जाता है, कि इनका निर्माण हम ही मनुष्यों ने किया है। दुर्खीम कहते हैं सामाजिक तथ्यों का निर्माण समाज के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, किंतु सामाजिक तथ्य एक बार विकसित हो जाने के पश्चात फिर किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं रहता। जितना हमारा धर्म बना है, ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण को, क्या है रामचरितमानस, उसका अनुवाद किया था संस्कृत से। ठीक है, तो जब अनुवाद किया उन्होंने, जो विकसित कर दिया वो तब से लेकर आज तक वैसा ही चला आ रहा है। अब हम सब मिलकर उनका पालन करते हैं। ठीक है, तो जब व्यक्ति एक बार कोई नियम, कानून, प्रथाएं, परंपराएं बन जाती हैं, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ जाती हैं, उससे फिर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं रहता,
पूरे समूह का अधिकार रहता है, पूरा समूह उनको मानने लगता है। जैसे वैदिक सभ्यता जब थी, वैदिक सभ्यता में साक्ष्य मिलते हैं अग्नि को पूजा करने के। जो ये हवन आ रहा है तो ये कुनी मनुष्य ने तो बनाया होगा कि जब वो कड़कड़ाती बिजली से डरते थे तो दैवीय शक्ति मानकर तब वो हवन के माध्यम से उनको शांत करने की कोशिश करते थे। लेकिन समय बदला, बदलते बदलते आज वो किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं माना जाता। आज हम सभी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, आज हम सभी नियमों और कानूनों का पालन करते हैं। जब कानून, हमारे संविधान का निर्माण हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। किया तो अंबेडकर जी ने था ना, तो वो अंबेडकर जी का कानून नहीं है, आज वो पूरे हमारे भारत का कानून है। तो यही दुर्खीम कहते हैं, जब सामाजिक तथ्य बनाए तो मनुष्य द्वारा जाते हैं। ध्यान से समझना, निर्माण तो समाज के सदस्यों द्वारा ही होता है। एक बार विकसित हो जाने के पश्चात वह किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं रहता। निर्माण हो जाने के बाद मोटे रूप से दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को व्यक्तिगत चेतना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इसको बोला है, व्यक्तिगत चेतना, और सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के अंतर या भेद पर आधारित किया है। इसको मैं एक एग्जांपल से फिर से समझाती हूं। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जैसे मेरे विचार आया बारिश को लेकर, या पहले के जमाने में जो लोग पूजा पाठ हुए होंगे शुरू, देवी देवताओं के लिंग पूजा हुई होगी, शिवलिंग की जिसे हम पूजा कहते हैं, ये किसी एक व्यक्ति विशेष ने शुरू करी, तो वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस था। शिवलिंग की पूजा करना एक व्यक्ति के विचार था जिसे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कहा गया। इससे बदलकर आज वो किस पे आ गया? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। सावन के महीने में तुम पूरे हिंदू धर्म के सभी लोगों को हम जल समर्पित करते हैं शिवलिंग पर, तो वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो कन्वर्ट हो गया किसमें? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, सामूहिक चेतना में। तो उन्होंने कहा था कि सामाजिक तथ्य बनाए तो व्यक्ति के द्वारा जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका पालन पूरे समूह के द्वारा किया जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब चला आता है। ठीक है? हाँ हाँ, वो है सामाजिक तथ्य कि नहीं? बिल्कुल, ये तो क्रिया कर रहे हो तुम, तुम्हारे तुमने तो क्रिया कर दी ना, उन तक पहुंचे ना पहुंचे, पूजा हमने की, हे भगवान मेरे को सुख समृद्धि, हे भगवान अच्छी पोस्ट देना, मुझे क्लास में फर्स्ट लाना। हम तो बस एक क्रिया कर रहे हैं, एक्शन। उसके रिजल्ट को हमने नहीं बोला है सामाजिक तथ्य। ध्यान देना, दुर्खीम सिर्फ क्रिया की, एक्शन की बात करते हैं, उसके रिजल्ट की बात नहीं करते। कि तुमने जो श्राद्ध में तुमने ब्राह्मण को इसलिए खिला रहे हो कि वो तुम्हें लगता है कि ब्राह्मण के माध्यम से हमारे पितरों को लगेगा, हमारे पितृ प्रसन्न होंगे। पितरों को तो प्रसन्न किया जाता है, घर में जो हमारे जैसे दादी बाबा है, उन्हें जो खाने में अच्छा लगता था उस दिन बनाया जाता है, क्योंकि हमारी दादी बाबा उसको अच्छा मानते थे खाना, तो वो ऐसा मानते थे वो प्रसन्न होंगे। तो जो क्रिया, एक्शन किया जा रहा है वो सामाजिक तथ्य है, रिजल्ट नहीं। कि हम क्लास में फर्स्ट आ गए तो उस दिन हमने जो पूजा की थी ना और 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाया था, उसका फल है ये, परिणाम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो समझ में आया ना? सामूहिक चेतना का विकास कैसे हुआ है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की जब हम बात करते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का विकास व्यक्तिगत चेतना यानी हमारे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से ही हुआ है, उसके संगठन से। कई व्यक्तियों के मिलकर सोचने से कानून का निर्माण हुआ है। जब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग की थी तो संविधान सभा का निर्माण किया गया था, तो बहुत सारे सदस्य, 7 के करीब सदस्य रखे गए थे, सबने अपने अपने विचार दिए। तो इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत विचारों को मिलाकर ही सामूहिक विचार बनते हैं। वही दुर्खीम कहते हैं कि सामूहिक चेतना का विकास व्यक्तिगत चेतना के सम्मिलित तथा संगठन से होता है। सम्मिलित जब उन्हें हम मिला देते हैं, अथवा यह भी कहा जा सकता है जब व्यक्तिगत विचारों का जब संगठन होता है तो एक नए प्रकार के विचार समझ में आते हैं, जिसे हम सामूहिक विचार या कलेक्टिव थॉट बोलते हैं। जब कई व्यक्ति मिलकर विचार करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, फिर घर, जैसे घर है, घर में एक बहुत बड़ा ज्वाइंट फैमिली है, तो दादाजी ने कहा इस जो ये लड़की है ये पढ़ने अमेरिका जाएगी। पिताजी ने कहा नहीं,
ये तो अमेरिका नहीं जाएगी, ये यहीं पड़ेगी। कहीं दूर जाके कौन तो अमेरिका से ढूंढने जाएगा, या कुछ अनहैपनिंग मिसहैपनिंग हो गई या कुछ भी हो सकता है, तो फिर सबने कहा नहीं पापा दीदी को जाने दो, ये जाएगी तो कल को हम भी पढ़ेंगे। तो कलेक्टिव इंडिविजुअल सबने जब काफी लोगों ने हाँ कर दी तो सहमति बनी, हाँ ये लड़की अब बाहर ही पढ़ने जाएगी। तो इंडिविजुअल जब थॉट्स होते हैं, व्यक्ति के जब एक व्यक्तिगत विचार या खूब सारे व्यक्ति को विचार होते हैं, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कलेक्टिव थॉट बन जाते हैं, सामूहिक विचार, समूह की स्वीकृति मिल गई। यानी मैं तुम्हें बहुत इजी एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, समझ में आ रहा है ना। कलेक्टिव थॉट्स बन जाते हैं जिसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। वास्तव में सामूहिक विचार व्यक्ति की परिधि से स्वतंत्र अपनी सत्ता रखते हैं, यानी अब उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। जब वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो जाते हैं, सामूहिक विचार हो जाते हैं, तब एक व्यक्ति कहता है मैं तो नहीं मानूंगा, तो तुम जाओ सोसाइटी से बाहर जाओ, तुम्हें नहीं मानना, नियमों का पालन नहीं करना, तो तुम्हें हम सोसाइटी का हिस्सा, हम कई बार कहते हैं ना, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे नियम बने हैं, जैसे हिंदू धर्म में कि हमारे यहाँ जैसे ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह नहीं होता, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में तो वो भी होता है। तो हमारे यहाँ उनको क्यों नहीं होता? क्योंकि हम ब्लड रिलेशन मानते हैं और भाई बहन का दर्जा मानते हैं, इसलिए हमारे यहाँ मौसी के बेटे बेटी से शादी या मामा के नहीं होती है। अगर बाई चांस कोई ऐसा रिश्ता कर लेता है तो उसे सोसाइटी से बाहर निकाल देते हैं। सोसाइटी से बाहर निकालने का मतलब क्या होता है? उन्हें पकड़ा और बाहर निकाल दिया, ऐसे उनसे बोल चल। हाँ क्या बता अपने तीज त्योहारों में निमंत्रण नहीं देता, उनके यहाँ नहीं जाता, ठीक है। वो कहता है ना चौका पानी बंद कर देना, क्या कहते हैं? हाँ चूल्हा पानी बंद कर देना, ठीक है। तो वास्तव में सामूहिक विचार व्यक्ति की परिधि से स्वतंत्र हो जाते हैं और अपनी पृथक स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। यानी जब वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो जाते हैं तो हमारे लिए बाध्यकारी हो जाता है कि हमें पालन करना ही करना है, ठीक है। अब आते हैं ये दूसरी जो व्यक्ति के ऊपर वो रखते हैं, वो रखते हैं इनकी बाध्यकारी शक्ति है, होती है कॉसिवनेस, इसको बोलते हैं बाध्यकारी शक्ति। मतलब वही चाहे कानून हो, चाहे नियम हो, चाहे विश्वास हो, हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम उनका पालन ही करें। पूरी सोसाइटी से, गांव है, गांव में एक पूजा हो रही है तो गांव के हर व्यक्ति को उस पूजा में पार्टिसिपेट करना ही होगा, अपना हक जिसे कहते हैं ना अदा करना ही होगा। तो ये बाध्यकारी होते हैं कौन? सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य व्यक्ति पर दबाव डालते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने बहुत इजी एग्जांपल लिखे हैं। यातायात के नियम तोड़ने पर क्या होता है? अगर तुम हेलमेट नहीं पहनकर स्कूटी चलाओगे तो कोई तुम्हें जेल नहीं भेजेगा, हाँ 2000 रुपए का चालान हो जाएगा, पुलिस मिल गई तो, ठीक है। यातायात के नियम तोड़ने पर जो दंड मिलता है, शादी विवाह में परंपराओं का पालन करना हमसे ये कोशिश की जाती है हम पालन करें ही करें। हालांकि अब तुम कहोगे मैडम कोर्ट मैरिजेस चल पड़ी हैं, लेकिन मैरिजेस तो हो रही है ना, लेकिन अब समाज में नए तरह के नियम आए हैं। कैसे? यूसीसी आया, उसमें लिव इन रिलेशनशिप, बिना शादी के भी आपस में रह सकते हैं, संबंध बना सकते हैं, उसमें नियमों को वो दिया गया है। तो शादी विवाह में परंपराओं का पालन करना, यातायात के नियमों का करना, यानी बाध्यता, बाध्यकारी होते हैं, मतलब हमें इनको पालन करना ही करना है। सामाजिक तथ्यों का व्यक्ति पर बाध्यता मूलक प्रभाव पड़ता है, हमें इनका पालन, कानून का पालन करना ही करना है, ठीक है। टाइम का तो मुझे पता ही नहीं चल पाता, कितना टाइम हो गया क्लास को? है 51 मिनट हो गए। देखो यहां दुर्खीम की थोड़ी सी स्टेटमेंट मैंने लिखी जो मैं समझती हूं और तुम्हें समझाना इंपॉर्टेंट समझती हूं। दुर्खीम क्या कहते हैं? दुर्खीम कहते हैं कि वास्तव में व्यक्ति जो भी कार्य करता है उस पर सामाजिक तथ्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। सामाजिक तथ्यों का निर्माण समाज में किसी एक सदस्य के द्वारा नहीं होता बल्कि अनेक सदस्यों का योगदान होता है। मतलब यदि कोई नियम कानून बना तो पहले सबके सभी लोगों की सामूहिक स्वीकृति उसमें होती है, तब वो सामाजिक तथ्य बनता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई अपने मन में विचार कर लूं और कहूं ये सामाजिक तथ्य है, नहीं। जब तक सब लोग उसको ना मानने लगे तब तक वो सामाजिक तथ्य नहीं माना जाता है।
ठीक है। और ये अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, किसी व्यक्तिगत व्यवहार पर इसका बाध्यतामूलक प्रभाव पड़ता है। और दुर्खीम क्या कहते हैं, सिर्फ व्यवहार करने के लिए बाध्य नहीं करते सामाजिक तथ्य, व्यक्ति के सोचने विचारने इसको भी प्रभावित करते हैं सामाजिक तथ्य। सिर्फ व्यवहार करने नहीं कि हमें सड़क के दाईं ओर चढ़ना है, बाईं ओर, हम सड़क के बाईं ओर चलते हैं, ये हमारे यातायात के नियमों में है। चलने को तो हम दाईं भी चलते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं एक्सीडेंट ना हो, लेकिन नियम जो कहते हैं और वो हम उसी का पालन करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ उन्होंने कहा बाध्यकारी तो होते ही होते हैं, साथ ही ये व्यक्ति के सोचने विचारने के तरीकों को भी प्रभावित करते हैं। हमारे सोचने का तरीका, विचारने का तरीका, इसको भी प्रभावित करते हैं। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को दो भागों में बांटा, सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। सामान्य सामाजिक तथ्य यानी नॉर्मल सोशल फैक्ट, ध्यान देना, दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को दो भागों में बांटा, सामान्य यानी नॉर्मल, दूसरा है पैथोलॉजिकल। पहला है नॉर्मल यानी सामान्य, दूसरा है व्याधिकीय यानी पैथोलॉजिकल। ध्यान देना, सामान्य सामाजिक तथ्य जो हर समाज और हर समय में पाए जाते हैं, जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा, भाषा, सामान्य सामाजिक तथ्य कॉमन से। इवन इसमें कानून भी आ जाएगा, धार्मिक विश्वास भी, धर्म तो मैंने दे ही दिया, हमारे परिवार, हमारा धर्म, हमारी शिक्षा, हमारी भाषा, हमारा कानून, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी लोक गाथाएं, ये सब क्या है, सामान्य सामाजिक तथ्य। एक तरह से अंधविश्वास मतलब टोना टोटका, टोटमवाद, हाँ बिल्कुल आ सकता है, लेकिन वो सामान्य नहीं होगा अंधविश्वास, वो व्याधिकीय में आएगा। पैथोलॉजिकल जो हमें राइट डायरेक्शन, अंधविश्वास किसे कहते हैं, अच्छा नहीं माना जाता, जादू टोना इसे हम भले ही करते हो सोसाइटी में, लेकिन इसे व्याधिकीय, जैसे अपराध मतलब एक तरह से माना जाता है। कोई कहता है अच्छा ये सक्सेस कर रहा है, उसका पुतला बना के ओ स्वाहा, अब ये तरक्की नहीं कर पाएगा, तो वो पैथोलॉजिकल में आ जाएगा, ठीक है। तो सामान्य में आ गए, जैसे परिवार है, धर्म है, शिक्षा, भाषा, लोक गाथाएं, लोक प्रथाएं, ये सामान्य सामाजिक तथ्य में आएंगे। दूसरा है विकृत या व्याधिकीय, इसको बोला जाता है विकृत या पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट, जो तूने अभी अभी पूछा था, अभी बताऊंगी। अच्छे क्वेश्चन, देखो इससे मुझे भी पता चलता है और तुम्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। कोमल, रिया, आयुषी और प्रियंका। दूसरा मैंने बताया व्याधिकीय, विकृत सामाजिक तथ्य या पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट इनको बोला जाता है, जो समाज के लिए हानिकारक होते हैं। हानिकारक जैसा मैंने अभी बताया, अपराध, आत्महत्या, भ्रष्टाचार। अपने आगामी कल हम पढ़ेंगे दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत, तो वो व्याधिकीय सामाजिक तथ्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, पीजीटी वालों के लिए भी, जो ऑनलाइन वीडियो देखेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कि आत्महत्या कैसा सामाजिक तथ्य है, सामान्य है, व्याधिकीय है, बाध्यतामूलक है, ये क्या है, तो ये पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट है आत्महत्या। तो पैथोलॉजिकल बोलते हैं जो समाज के लिए हानिकारक होते हैं, हमारे ऊपर विपरीत प्रभाव डालते हैं, हमारे व्यवहारों को खराब करते हैं, उसे बोलते हैं विकृत या व्याधिकीय, इंग्लिश में बोला जाता है पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट, ठीक है। जैसे हमारे क्राइम, सुसाइड, करप्शन, ये इसमें आते हैं। दुर्खीम ने अपराध को भी एक सामाजिक तथ्य माना, क्योंकि ये हर समाज में पाया जाता है और ये नैतिक सीमाओं को स्पष्ट करता है। अपराध किसे कहते हैं, नैतिक सीमाओं का उल्लंघन करना। बाजार में हम जाते हैं, पैसा देते हैं, सामान खरीद के लाते हैं, लेकिन मैं बाजार गई, मैंने बिना पैसा दिए सामान उठाया, रखा और आ गई, नैतिक सीमाओं का उल्लंघन किया, ये नैतिकता का उल्लंघन आता है, ठीक है। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को वस्तु की तरह माना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शुरू में मैं बता रही थी तुम्हें सबसे पहले कि जब मैंने कहा था ये टेबल सामाजिक तथ्य है, ये पेन सबसे पहले जब मैंने क्लास स्टार्ट की, तुम्हें याद हो, है ना। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को वस्तु की तरह माना जाए, इसका अर्थ है व्यक्तिगत भावनाओं से मुक्त होकर। वस्तु की तरह मतलब नहीं कि टेबल की तरह माना जाए कि सामाजिक तथ्य ना होगा टेबल हो गई, नहीं, जो व्यक्तिगत भावनाओं से परे हो और सामूहिक भावनाओं हो जिसमें,
व्यक्तिगत भावना ना हो, क्या हो, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की बात नहीं करते, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात दुर्खीम करते हैं। तो वस्तुनिष्ठ हो और वैज्ञानिक तरीके से, जो मैंने सबसे पहले बताया था। आज तुम्हें ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ में आ गया होगा। वस्तुनिष्ठ किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिविटी समझ में आ गया। ये सब पूछूंगी किसी दिन एग्जाम क्लास में। आंकड़े जितने भी हमारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं, अंककीय विधियां, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, तुलनात्मक पद्धति से अध्ययन करना, ये सब सोशल फैक्ट दुर्खीम ने बताए हैं। इनको उदाहरण से बताती हूँ। अब थोड़े मैंने तुम्हारे लिए कुछ थोड़े से, ये किताब में नहीं है, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए, मैंने कहा ना मेरी पीपीटी बनाने में मुझे 3 घंटे लग गए। तो इस किताब में जैसे तुमसे मैं डिस्कस करती हूँ, शायद इसी पढ़ाने के तरीके से मुझे एक दिल्ली से कोचिंग सेंटर से फोन आया था। तुमसे डिस्कस कर रही हूँ और ऑनलाइन बता रही हूँ क्योंकि ये फैक्ट है। उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि मैम आप दिल्ली में एक बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर है कि आप सिर्फ सैटरडे संडे 2 दिन क्लास ले लीजिए, और उसमें उन्होंने टाइमिंग दिया कि आप अपनी पीपीटी इस तरीके से आइएगा, लेकिन मना कर दिया, इतना हेक्टिक मुझे यहाँ पढ़ाना है, सिर्फ एक संडे मिलता है। और ध्यान देना, सिर्फ जिंदगी में पैसा कमाना ही मोटिव नहीं होना चाहिए। मेरे जिंदगी के नियम और उसूल बिल्कुल डिफरेंट हैं, इसलिए मेरे जल्दी से किसी से विचारधारा नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने अपने जिंदगी के नियमों को बहुत सिस्टमैटिक बनाया है। मैं यदि काम करती हूं तो मुझे अपना संडे बहुत इंजॉयमेंट चाहिए। आदमी खुश कब रह सकता है, कमाएगा कमाएगा तो एक दिन वो जल्दी बूढ़ा होके मर जाएगा, अपने जो कमाया उसको एंजॉय भी नहीं कर पाएगा। मेरे जिंदगी के उसूल हैं कि मैं यदि पढ़ा रही हूं, कार्य कर रही हूं, तो उसके बाद मैं अपने देखो जो मेरी छोटा वेतन है, यदि मैंने उसमें ही खुश रहना सीख लिया, समझो मैंने जिंदगी जीना सीख लिया। मैंने तुरंत उस कोचिंग सेंटर वाले को मना कर दिया कि सॉरी सर, मैं इंटरेस्टेड नहीं। और ऑफर एक नहीं, सामने वीडियो चल रही है, नंबर ऑफ ऑफर्स मुझे आते रहते हैं, लेकिन मेरा जवाब होता है नहीं, क्योंकि मैं हैप्पी हूं अपने प्रोफेशन से। और ऑफर की तो बात यही थी, मैं अपना पीसीएस क्यों छोड़ के यहाँ वापस आती। मैंने ज्वाइन भी कर लिया था, मैं अपने पीसीएस के पद पे चली गई थी, सरकारी आवास था, गाड़ी, सरकारी गाड़ी जिसमें मेरी नेम प्लेट आगे लगी थी, बत्ती तो उस समय हाई कोर्ट ने उतरवा दी थी, बोर्ड लगा हुआ था मेरी गाड़ी के आगे। तो मैं वो जॉब छोड़ के यहाँ क्यों आती, क्योंकि मेरा मानना यह है, यदि तुम्हें अपनी आत्मिक संतुष्टि हो तो तुम इस धरती पर सबसे खुशी इंसान हो। तो आत्मिक संतुष्टि जरूर सीखिए, ठीक है। चलते हैं। तो दुर्खीम ने कि ये मैंने कुछ अपनी भाषा में एग्जाम्पल तुम्हें समझाने के लिए बताए हैं कि तुम्हें सोशल फैक्ट और इजी से समझ में आए। जैसे मैंने बीच में बताया था कि भाषा भी सोशल फैक्ट है, सामाजिक तथ्य हैं। तो भाषा व्यक्ति के भार है, उस पर बाध्यकारी है। यदि कोई व्यक्ति भाषा, समाज की भाषा का प्रयोग नहीं करता तो वो संचार से यानी कम्युनिकेशन से वंचित रह जाए। मैंने क्या बताया, 1-2 बार तो वो समझा पाएगा, लेकिन यदि आपको कहीं दूसरे भारत के दूसरे राज्य में जाना, बिना भाषा के आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाषा से वंचित हो जाएगा, इसलिए भाषा सामाजिक तथ्य है। दूसरा मैंने बताया था कानून सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट। कानून तोड़ने पर दंड मिलता है और यह व्यक्ति को पालन करने के लिए बाध्य करता है। हमसे ये अपेक्षा की जाती है, हम सभी नियम, रूल्स एंड लॉज एंड जितने भी नियम कानून हैं इनका पालन करें ही करें, ठीक है। और साथ ही साथ धर्म, रिलीजन, जो हमारे धार्मिक रीति रिवाज हैं, व्यक्ति के जन्म के पहले से ही, यानी जिस घर में वो जन्म लेता है उससे पहले से ही मौजूद रहते हैं, और वह सभी लोगों के लिए सामूहिक रूप, सभी लोग उसे सामूहिक रूप से घर के मानते हैं। तो भाषा, कानून, धर्म, ये सब क्या है, सामाजिक तथ्य है, ठीक है। पैर भी दुखने लग जाते हैं खड़े खड़े ना। महत्व और योगदान, ये भी मैंने अपनी तरफ से बनाया है सामाजिक तथ्य का। क्या इंपॉर्टेंस है सोशल फैक्ट की। सामाजिक तथ्य की अवधारणा ने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक अनुशासन का दर्जा दिया। दुर्खीम कहते थे कि जब उन्होंने सामाजिक तथ्यों को इंट्रोड्यूस किया, तब हमें पता चला कि हमें समाजशास्त्र में की विषय वस्तु क्या है, हमें क्या अध्ययन करना है। तो इन्होंने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक अनुशासन का दर्जा दिया। किसने, सामाजिक तथ्य ने। इससे समाजशास्त्र को मनोविज्ञान,
दर्शन से अलग पहचान मिली। क्यों मिली? क्योंकि जिन चीजों का अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं वो हम मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र में नहीं कर सकते। वो मैंने पहले ही तुम्हें समझा दिया था। समाजशास्त्रियों को यह समझने में मदद मिली कि व्यक्ति का व्यवहार केवल उसकी इच्छा का परिणाम नहीं है, बल्कि सामाजिक शक्तियों का प्रभाव उस पर पड़ता है। कि मेरा जो व्यवहार है सिर्फ मेरी इच्छा का परिणाम नहीं है, सामूहिक शक्ति का दबाव पड़ता ही पड़ता है। चाहे मैं कितनी इंडिविजुअल खुशी की बात करूं, लेकिन पहले मुझे अपने, जैसे मैं जिस इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रही हूं, यहाँ पे प्रॉपरली काम करना पड़ेगा। तब संडे मेरा है, पूरा वीक यहाँ लगा के तब जाके संडे मेरा है। समझो मेरी बात, ठीक है। इनकी आलोचना भी हुई, दुर्खीम के सामाजिक तथ्य की। वो आलोचना क्या हुई, और ये आलोचना अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है कि दुर्खीम की थ्योरी का क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो उन्होंने बहुत सारे जो समाजशास्त्री थे उन्होंने कहा कि दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की परिभाषा को बहुत अधिक व्यापक, यानी बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से बना दिया, जिसकी उसकी सीमाएं तय नहीं हो पाई। जैसे तुम अभी कह रहे हो कि मैडम जादू टोना, तूने अभी ऑक्सीजन की बात की कि इतना ज्यादा उन्होंने लेंदी बना दिया कि हम पजल ही हो गए। अरे हाँ, जब इसने क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा कि ये सब चीज सामाजिक तथ्य में आएंगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा उन्होंने व्यापक बना दिया। इसीलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता और सृजनात्मकता, इंडिविजुअलिटी, वो जो व्यक्ति स्वतंत्र है, और क्रिएटिविटी, क्रिएटिवनेस है ना, सृजनात्मकता की उपेक्षा करता है। मतलब व्यक्ति जो सोचता है, हमारी अलग पहचान भी तो है। हमने इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की बात की, तब उन्होंने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बना दिए। लेकिन आज अगर हम देखें, आज व्यक्तिगत उसको मान्यता दी जा रही है। सोशल मीडिया, सबके अलग अलग चैनल बने हैं, वो हमारे इंडिविजुअल हैं, है भले ही वो एक प्लेटफॉर्म पर, लेकिन कहीं ना कहीं सबका इंडिविजुअल अस्तित्व जो है वो बना हुआ है। उसी की आलोचना हुई है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और सृजनात्मकता की दुर्खीम उपेक्षा करते हैं। और साथ ही साथ मार्क्सवादी समाजशास्त्री ने दुर्खीम की आलोचना करते हुए कहा कि दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को स्वीकार तो किया, पर उनके पीछे की सत्ता संरचना और वर्ग हितों, यानी क्लास इंटरेस्ट की गहराई से चर्चा नहीं की है कि उससे क्लास इंटरेस्ट यानी वर्ग हित होता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो ये आलोचना भी हुई है। और अंततः दुर्खीम का सामाजिक तथ्य का जो सिद्धांत है, समाजशास्त्र का मूल आधार माना जाता है। और दुर्खीम ने इसे वही कहा है कि ये व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालते हैं, और यही कारण है दुर्खीम को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु को बताया। और ध्यान दो, समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में इंट्रोड्यूस, स्वतंत्र विषय सबसे पहले दुर्खीम ने बात की थी। इसलिए तब जाके दुर्खीम को असली समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, ऑगस्ट कॉम्टे, भूलना मत। ये तो बोलते रहते हैं, लेकिन जो जन्म दिया था वो ऑगस्ट कॉम्टे ने ही दिया था। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अब मैं थक गई हूँ।